चलें जी। तो लास्ट क्लास में हमने 3 एसेंशियल्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बाद लीगल रिलेशनशिप और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ठीक, ये सारी चीजें कहां से हमने ड्राइव की थी? मैंने कहा था आपको, हमने ये सारी की सारी गिवन है कहां पे? आर्टिकल सॉरी सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलो जरा उसको देख लेते हैं कि ये सेक्शन बेसिकली क्या कह रहे हैं हमें। Section 10, what agreements are contracts? All agreements are contracts if they are made by number 1, pre-consent of the parties, competent contract. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से बना है बिटवीन द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं, 2 सेक्शंस आते हैं उसमें, एक सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट है, और सेक्शन 11 ये कहता है एवरीवन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इफ वो एज ऑफ मिनोरिटी पे हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, या वो किसी और लॉ के अंडर डिक्लेयर्ड ना हुआ हो कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और सेक्शन 12 डिफाइन करता है किसको? अनसाउंड माइंड। कौन कौन सा बंदा अनसाउंड माइंड का कहलाएगा? डिस्कस हो गया। फ्री कंसेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। फिर अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसकी कंसीडरेशन जो होगी लॉफुल होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो बी लॉफुल। कैसे? आज पढ़ेंगे, पता चल जाएगा हमें। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हो वाइड। इस लॉ में मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या कोई और लॉ प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। ठीक, अब कौन कौन से एग्रीमेंट वाइड है? सेक्शन 24 थ्रू सेक्शन 30 बताता है कि कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से एग्रीमेंट्स वाइड हैं, वो भी हम आज देखेंगे। तो क्या हुआ? सेक्शन 10 आपको बताता है बेसिकली कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्या? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, और उसके अलावा लॉफुल कंसीडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। एक और इसके अंदर बात इन्होंने की है सेकंड पैराग्राफ में, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान एंड नॉट hereby expressly repealed। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस सेक्शन में जो आपने कह दिया, ठीक है, और ये ओवर रूल नहीं करेगा किसी और लॉ के अंदर अगर कोई बात कही गई है। क्या? बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, in the presence of witnesses or any law relating to registration of the document। यानी कि इसने कहा कि अगर कोई और लॉ रिक्वायर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो राइटिंग में हो या विटनेसेस के प्रेजेंट होना जरूरी है उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर इनटू होने के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो ये भी एसेंशियल बन जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अगर किसी और लॉ ने कहा। हालांकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसने कहीं पे भी नहीं कहा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में हो, ठीक है। तभी हमने पढ़ी थी, कौन से वाला आर्टिकल को पढ़ा था हमने, कि ओरल एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट्स को आप इन्फोर्सेबल कर सकते हो क्योंकि लॉ कहीं पे मना नहीं कर रहा, ठीक। लेकिन किसी और लॉ ने रिक्वायर कर दिया कि इस किस्म के एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है, विटनेसेस भी प्रेजेंट होना जरूरी है जब द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग साइंड,
और इस किस्म के डॉक्यूमेंट को आपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर भी करवाना है, तो फिर ये एसेंशियल्स बन जाएंगे। लॉ ने कहा आपने नहीं किया, आपने नॉन कंप्लायंस किया लॉ का, तो उस सिचुएशन में जब आप कोर्ट के पास जाओगे उस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को जिसको किसी और लॉ ने कहा है कि ये राइटिंग में होना चाहिए और आप कोर्ट में चले गए इन्फोर्स करवाने के लिए, तो कोर्ट आपको रिटर्न कर देगी ये कह के कि फला लॉ के तहत आपने इसको रजिस्टर करवाना था और आपने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, राइटिंग में होना चाहिए था, राइटिंग में नहीं है, विटनेसेस होनी चाहिए थी, नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बेसिकली ड्राइव हुए हैं कहां से, इसी आर्टिकल में से, इसी सेक्शन में से। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चले आगे बढ़े। तो हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ लिया था। ऑफर क्या? एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है, हमने देख लिया। उसके एसेंशियल्स भी हमने पढ़े थे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, और जो ऑफर है वो डिफाइंड हो, क्लियर हो, क्लियरली कम्युनिकेटेड हो, ठीक है। उसके बाद हमने लीगल रिलेशनशिप पढ़ा था। लीगल रिलेशनशिप में हमने कहा था कि लीगल रिलेशनशिप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अदर देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो इस इंटेंशन के साथ किए जाते हैं कि लीगल रिलेशनशिप फॉर्म होगा, लीगल ऑब्लिगेशन फॉर्म होगी, और लीगल ऑब्लिगेशन में से ड्राइव होता है क्या? इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक, फिर हम आए थे पार्टीज की कैपेसिटी के ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया कि दो सेक्शन से ये ड्राइव होता है। एक सेक्शन 11 जो आपको बताता है कि एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो मेजॉरिटी की एज को हो, साउंड माइंड का हो, और नॉट डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ ही इज सब्जेक्ट टू, जैसे क्रिमिनल कन्विक्शन है, बैंक करप्सी है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, ये तीन हमने पढ़ लिए थे। अब आते हैं जरा कंसीडरेशन को हम थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं फ्री कंसेंट के ऊपर। सेक्शन 13 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस तरीके से डिफाइन करता है कंसेंट को। फ्री कंसेंट से जाने से पहले आपको कंसेंट से गुजरना पड़ेगा। पहले कंसेंट होगा, फिर देखा जाएगा कि वो कंसेंट फ्री है या नहीं है। पहले रजामंदी तो हो, पहले आप एग्री तो करो किसी बात पे, ख्वाहिश का इजहार तो करो कि हाँ भाई मैं तुमसे 70,000 रुपए की 125 बाइक, ठीक है, 2016 का मॉडल परचेज करना चाहता हूं, 70,000 रुपए दूंगा तुम्हें। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने कंसेंट दे दिया। अब ये देखेंगे कि ये जो आपने रजामंदी दिखाई, ये जो आपने एक्सेप्ट किया, ये कंसेंट आपने दिखाया, वो कंसेंट फ्री था या नहीं था, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कंसेंट हमारे पास क्या है। सेक्शन 13 ये कहता है कि टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 125 बाइक 50,000 किलोमीटर चली हुई, 2016 का मॉडल, होंडा, रेड कलर में। अब जैसे ऑफर हुई, ऑफरर ने जिस तरीके से ऑफर किया, एक्सेप्टर ने उसी सेंस में उसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या 125 गाड़ी, बाइक, कौन सी वाली? 2016 का मॉडल, और XYZ उसका नंबर, रेड कलर वाली, 50,000 किलोमीटर चली हुई, 70,000 रुपए की कंसीडरेशन में। ठीक, जैसे आपने ऑफर की उसको उसी तरीके से सेम सेंस में एक्सेप्ट किया गया, तभी आपने कॉन्सेप्ट दिया। अब सवाल ये आता है कि आपने उसी बाइक को परचेज किया 125 को जो आपको ऑफर हुई, तो क्या आपकी विल फ्री थी? क्या आपका कंसेंट जो आपने दिया किसी दबाव के अंदर आके तो आपने नहीं किया। आपकी जो विल होगी, आपका जो कंसेंट होगा, कब फ्री कहलाएगा? आप अगर मुझसे पूछोगे, मुझे बताओ कि सर आपकी विल फ्री थी या नहीं थी, कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगा मैं कौन होता हूं बताने वाला?
मेरे पास एक ही जरिया है, एक ही सोर्स है, उसके पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मैं बोलूंगा कि मैं जाता हूं कहां पे, सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पास चलते हैं। उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कि कौन कौन सा जो कंसेंट होगा वो फ्री कहलाएगा। तो आर्टिकल 14 ने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये जो 5 चीजें हैं, अगर अगर कॉन्सेंट काज किया गया है इन 5 की वजह से, वन ऑफ द 5 की वजह से, तो कंसेंट आपका फ्री नहीं कहलाएगा। ये इनका एब्सेंस होना जरूरी है। क्या क्या कहता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय। एक चीज आप अपनी मर्जी से करें, काज्ड मीनिंग टू काज समथिंग, टू मेक समवन डू समथिंग, यानी कि somebody made you to accept the offer of buying that 125 बाइक 70,000 रुपए की। जब 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 आपका कंसेंट कास्ट किया जाएगा ना, कोई आपको करने पे मजबूर करेगा वो, ठीक है। अगर किसी ने करवाया कोई काम, वो बाइक परचेज करवाई, ठीक है, तो उस केस में आपका विल जो है, आपका जो कंसेंट है वो काज हुआ है। आपने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी मर्जी से, अपनी रजा से, अपनी खुशी से वो बाइक बाय नहीं करना चाह रहे। जो विल हैज बीन काज्ड, your consent has been caused, you are made to purchase that bike। अगर ये 5 चीजों में से कोई एक हुआ होगा आपके साथ, तो आपका कंसेंट फ्री नहीं है। कैसे? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कोरिजन इज डिफाइंड इन सेक्शन 15 कि आप कि विल जो है, आपका जो कंसेंट है वो काज किया गया है कोई थ्रेट देके। आप एक शिप पे थे किसी के साथ, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाइक परचेज नहीं करोगे तो तुम्हें यहां से फेंक दूंगा मार के, और ये धमकी देके और आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करवा लिया। कंसेंट तो हुआ लेकिन फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है? सेक्शन 15 की डेफिनेशन में आ गया, कोरिजन है ये, थ्रेट किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 506 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड क्या है? ऐसा कोड है, ऐसा लॉ है जो क्राइम्स की सजा बताता है। आ रही है बात समझ में? थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 15 किस तरीके से कोरिजन को डिफाइन करता है। फिर चलें, नहीं, सेक्शन 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस वो है जैसे सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 बताएगा, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, थोड़ी देर में हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके फादर ने आपको पैसे दिए, ठीक है, या आपके जो है वो एक पेरेंटल इन्फ्लुएंस के अंदर आके आपने किसी मैटर के ऊपर आपने कंसेंट दे दिया, तो यू विल बी सेड टू बी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यू टू दैट पेरेंटल रिलेशनशिप। आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ी देर में। या फिर ऐसा समझ लें कि किसी के साथ आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तुम बताओ, कंपनी लॉ वाली आरतेश। अब इन सारे सेक्शंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करके आपका कंसेंट लिया गया। इस सिलसिले में भी इस केस में भी आपकी विल फ्री नहीं कहलाएगी। और याद रखिएगा, जब आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट
एग्रीमेंट वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक, उसके बाद मिस्टेक, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 थ्रू 22। ठीक है, दो किस्म की मिस्टेक्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दो किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट की मिस्टेक, और दूसरी मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर फैक्ट की मिस्टेक है, लॉ ये कहता है अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं कहलाएगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सही है, आखिर में इसने एक पैराग्राफ लिखा है, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज मेड हैपन। सुने, कंसेंट इज सेड टू बी कॉज मीनिंग मेड हैपन when it would have not been given but for the existence of coercion, undue influence, fraud and misrepresentation of mistake। आई बात समझ में? चलें अभी चलते हैं जरा सेक्शन 15, 16, 17 और 18, 20, 21 को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं? आर यू विथ मी? चलो जी, तो सेक्शन 15 जो है वो कोरिजन को डिफाइन करता है। क्या कहता है? कोरिजन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कर चुके या करने का धमकी दी। ठीक, कर चुके या करने की। कुछ लोग क्या होते हैं, धमकी देके और काम करवाते हैं। कुछ कहते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा आपने कि पहले काम करके, एक क्राइम करके और फिर उससे काम करवाते हैं आके। और भी मूवीज में आपने देखा होगा, साउथ इंडियन जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर any act forbidden by the Pakistan Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person enter into agreement, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया आपने। जैसे नुकसान पहुंचा दिया या पहुंचाने का थ्रेट किया। वो जो बंदा शिप पे था जिसको धमकी दी गई, क्रिमिनल इंटिमिडेट किया गया उसको क्रिमिनली, कि तुम्हारा जो कंसाइनमेंट है इस शिप पे उसको मैं पानी में फेंक के बहा दूंगा और तुम्हें 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अगर उसको बचाना चाहते हो तो मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरी 125 बाइक 70,000 रुपए की खरीदो। जाहिर सी बात है, 50 करोड़ का जिसका कंसाइनमेंट होगा, इतना अमीर बंदा 70,000 की तो वो टिप देता होगा खाने पे, तो ठीक है कर लेंगे। लेकिन है क्या ये कोरेजन है ये। ठीक है, इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। ठीक, यानी कि थ्रेट करो किसी को, ऐसा एक जो फॉरबिड हुआ है कहां पे, पाकिस्तान पिनल कोड में, यहां किसी और लॉ में। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें कि क्या ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज, causes B meaning make him to do something, causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under Pakistan Penal Code। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स A sues B for breach of contract at Karachi। पहले उसको धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर इनटू किया, देन उसको कराची में आके इन्फोर्स करवाने के लिए सू कर दिया। A has employed coercion।
A has employed coercion, although the act is not an offense by the law of England. भले यहाँ पे irrelevant है कि वहां पे हाई सीज में पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन कोरिजन अप्लाई हो गया, पाकिस्तान में वो अनलॉफुल है, और सेक्शन क्या 508 क्रिमिनल इंटिमिडेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया उसने, और आपने एम्प्लॉय कर दिया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने कॉज कर दिया उसके किसको, कंसेंट को, उसका कंसेंट फ्री नहीं रहा, और इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते आप कराची के किसी कोर्ट से। ठीक है, क्या है आपका सेक्शन 508 क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ, ये पाकिस्तान पिनल कोड बेसिकली एक कोड है, लॉ है, जो सर्टेन क्राइम्स का सजा बताता है, पेनलाइज करता है, पेनल्टी में से निकला हुआ, ठीक है, सजाएं बताते हैं ये। आगे समझ में, कोरिजन मीनिंग किसी को थ्रेट करके या थ्रेट करने की धमकी देके जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने का, उसको खुद को, उसकी जान को, उसके घर वालों को, उसके फैमिली को, उसकी माल को, उसके मिल्कियत को, उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो उस नुकसान पहुंचाने की वजह से धमकी देके आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आओ, तो उस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वॉइड कहलाएगा, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं होता, अपनी मर्जी से, अपनी रजा से वो एंटर नहीं हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अब आ रहा है, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड, सबसेक्शन 1 इसका ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position, कहने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि one of the party is in a position of opposition to dominate the will of other and uses that position to obtain unfair advantage, उस पोजीशन ऑफ, ऐसी पोजीशन है कि उसकी विल को डोमिनेट कर सकें। अब वो विल आपकी डोमिनेट आउट ऑफ पैरेंटल रिलेशनशिप भी हो सकती है। ठीक है, अब कौन कौन से केस में विल आपकी डोमिनेट हो जाएगी उसको देखते हैं। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इन अ पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to generality of following principles, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. Curve. Clause A of subsection 2 of section 16. ठीक है, 16 क्या है, सेक्शन, ये जो 1 है ये सबसेक्शन, ठीक, और ये जो ए है ये क्लॉज है, और अगर इसके नीचे भी कोई बुलेट पॉइंट होता तो वो सब क्लॉज कहलाता। ठीक है, अब आप लॉ को रीड करना भी सीख रहे हैं, तो क्या कहता है सब क्लॉज ए, where he holds a real or apparent authority over and where he stands in a fiduciary relationship, किसी के साथ आप fiduciary relationship में हो, meaning thereby trustee and beneficiary का relationship हो आपका। fiduciary कौन होता है, trustee होता है, ठीक है, जिसकी fiduciary ड्यूटी होती है to act in the best interest of the beneficiary। ठीक है,
तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को देख लें, अ रिलेशनशिप इन विच वन पार्टी प्लेसेस स्पेशल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड reliance in and is influenced by another who has fiduciary duty to act for the benefit of the other party. तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, इतना रिलायंस करते हैं, तो you assume that the person will never act in my disinterest या अगेंस्ट माय विल, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ट्रस्ट। ठीक है, ठीक हुआ। चलें, तो अगर ऐसा बंदा आपको कोई बात कहता है और उसके कहने पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, तो योर विल क्या हुई है? डोमिनेट हुई है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन दैट यू ट्रस्ट द मोस्ट, who you assume that never act against your interests। ठीक हुआ। फिर आ जाएं, इसका क्लॉज बी कहता है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी ये कहता है, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected। पहला क्या था? फिड्यूशियरी बिहेवियर, सॉरी रिलेशनशिप। फिर दूसरा कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है अफेक्टेड है ड्यू टू एज, ठीक, या इलनेस। इलनेस कौन सी इलनेस? ठीक है, मेंटल हो या फिजिकल हो। ठीक है, इस बंदे के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये प्रूव हो गया कि आप जो है उसकी विल को डोमिनेट किया है आपने, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो गया और सच काइंड ऑफ कंसेंट विल नॉट सेट टू बी फ्री और द कॉन्ट्रैक्ट शैल स्टैंड इनवैलिड। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it, prima facie, face of it, or the evidence adduced to be क्या है? unconscionable, the burden of proving such contract was not induced by the undue influence and shall lie upon the person in the position of dominating the will। क्या बात समझ में आई? ये प्रूव हो गया कि जो बंदा है वो आपकी बिल को डोमिनेट कर रहा है। कहां से? जो एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रांजैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस आपके सामने आया वो अनरीजनेबल है। ठीक है, एविडेंस अनरीजनेबल है, ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल है। 125 बाइक आपने उस बेचारे से बीमार था और रात को आपने उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, उसकी मेंटल इलनेस की वजह से थोड़ा सा डेजीनेस थी उसको, और आपने कहा कि ये जो 125 बाइक है 2016 का मॉडल, ये मुझसे 5 लाख की तो खरीद ले। ठीक है, और उसने एग्री भी कर लिया बेचारे ने। अब क्या हुआ? ये ऑन द फेस ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन को देख के आपको लगेगा कि इसकी ये वैल्यू ही नहीं है। 6 साल से ये बाइक डेप्रिशिएट होती रही है और अगर आप इसकी करंट मार्केट वैल्यू इसकी करवाएं तो 70,000 रुपए बनती है, 5 लाख की ले ली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा?
कि जो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है, कि आपने इसकी विल को डोमिनेट नहीं किया, वो कौन करेगा? जो बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में है। ये सबसेक्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलें, आपके समझने के लिए ये ठीक है इररिलेवेंट है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने समझ लिया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, दो सेक्शन ऊपर वाले पता चल गए। दो चीजें याद रखें, एक के जुडिशियरी बिहेवियर की वजह से आपकी विल डोमिनेट हुई, और दूसरे की इलनेस की वजह से हुई। ठीक है, अब आ जाए जरा, ये इलस्ट्रेशंस हैं, लॉ ने बताई हुई है खुद ही। ए हैविंग advanced money to his son during his minority, upon B is coming to age, obtains by misuse of parental influence a bond from B for greater amount than some do in respect of advance. अब ए ने क्या किया, वाले साहब ने पैसे दिए थे, और जब वो बड़ा होने सोच के ज्यादा पैसे डिमांड कर लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा थे, तो उसने क्या किया, पेरेंटल इन्फ्लुएंस यूज किया। लॉ खुद ये एग्जांपल दे रहा है। फिर उसके बाद अ मैन इनफिएबल ऑफ डिजीज, बीमार है बेचारा, और एज इज इंड्यूस्ड बाय बी इन्फ्लुएंस ओवर हिम टू हिज मेडिकल अटेंडेंट। जब वो बीमार होता है ना, उस वो क्या करता है, वो जो मेडिकल अटेंडेंट होता है, जो उसको उठाता है, खाना खिलाता है, दवा खिलाता है, ठीक है, तो वो उसको मसीहा की नजर से देखता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर लेता है जो वो कहता है, ठीक है, प्यार से कह के बहुत सारी चीजें करवा सकता है। तो वो उसको अज्यूम कर रहा है कि वो मेरे लिए मसीहा है, मेरी हेल्थ का ख्याल रख रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन आ गई। उस बंदे ने क्या किया, जो मेडिकल अटेंडेंट था, उसने कोई एग्रीमेंट करवा लिया। तो क्या हुआ, उस बंदे को अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके उसने, क्योंकि बीमार था, सेकंड वाली एग्जांपल आपकी आ गई। फिर ए बीइंग इन डेट ऑफ बी, the money lender of his village contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable, बहुत बहुत ज्यादा हेवी या अनरीजनेबल टर्म्स के ऊपर आपने उसको क्यों क्या किया, आपने उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट किया। मिसाल के तौर पे मजबूरी को एक्सप्लॉइट करके आपने जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस सिचुएशन में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने, जाहिर सी बात है, अगर आपने कहा कि आप मुझे 100% इंटरेस्ट दो, 100% इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट, तो अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन है ऑन द फेस ऑफ इट, अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड नहीं होगा, विल जो होगी वो फ्री नहीं होगी। डी, ए अप्लाइज टू बैंकर। अब यहाँ पे ये सिचुएशन देखिएगा, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी, सख्ती है थोड़ी मनी मार्केट में, ठीक है। द बैंकर डिक्लाइंस फ्रॉम द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट। मार्केट में ऐसी सख्ती है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ए एक्सेप्ट लोन्स ऑन दीज टर्म्स इन दिस ट्रांजैक्शन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेट टू इंड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे क्योंकि वो ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस है, जनरली प्रीवेल कर रहा है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज इस सिचुएशन में नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से। आ जाए सेक्शन 17, fraud means and includes any following acts committed by a party to a contract or with the conveyance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce to enter into a contract। आपने जो है वो क्या किया है, डिसीव किया है किसी दूसरी पार्टी को। कौन कौन से तरीके से, कि आपने फैक्ट को छुपा के,
सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द सजेशन इज टू अफेक्ट, हालांकि वो ट्रू नहीं है, आपने उसको ट्रू करके पेश करने की कोशिश की, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। किसी ऐसे बंदे ने जिसको पता है कि ये बात सच नहीं है, ये जो बाइक है वो जेन्युइनली 50,000 नहीं चली हुई, 1,20,000 किलोमीटर चल गई है, उसके मीटर को घुमा के आपने 50 कर दिया, लेकिन उसको बता रहे भाई बेहतरीन चीज है, ये तुम्हें 70,000 की सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे साथ 20 साल का रिलेशनशिप है मेरा भाई, है तुम भाई इतनी अच्छी है, घर लग ले, ठीक है, इतनी अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद आ रही है बाइक तो घर पे रख लो, क्यों दे रहे हो मुझे, क्यों एहसान कर रहे हो? ठीक है, फिर आ जाओ द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स को छुपाया आपने, फिर भी फ्रॉड है। ठीक है, आपको पता है कि बाइक एक्सीडेंट हुई है, ठीक है, उसका फ्रेम जो था वो टेढ़ा था, लेकिन उसको आपने रिपेयर करवा के फिर भी उसको बोला कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, जस्ट बाय एंड ड्राइव, ठीक है, जस्ट लाइक न्यू। ठीक, फैक्ट्स को आपने कंसील किया, फिर भी फ्रॉड के जमाने में आ जाएंगे आप। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस कर दिया आपने और आपका ये इंटेंशन था कि जो टर्म्स होंगे उनको मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगा, इंटेंशन आपका ये था, फिर भी क्या होगा, आप फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था ना, इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था। नॉर्मली अदर देन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इंटेंशन यही होता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस देन अगेंस्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आपको पे करनी है, ठीक है, तो आपने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, टर्म्स को परफॉर्म नहीं करेंगे, इंटेंशन आपका नहीं था, भाग जाएंगे आप, तो फिर भी आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। और एनी अदर फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट हो, ठीक है, जहां पे आपने किसी और को डिसीव करने की कोशिश की है, जब जब आप डिसीव करने की कोशिश करेंगे दैट एक्ट shall fall under the definition of fraud, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप खुद पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है कि अब नेक्स्ट क्लास में हम क्विज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा क्विज होगा सेक्शन 10 से लेके 30 तक होगा, ठीक है, आज सारे सेक्शंस हमारे पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें दो चीजें, एक आपकी असाइनमेंट होगी, पहले जाके इनको पढ़ेंगे आप, इनको पढ़ के इनकी समरी बनाएंगे, ठीक है, इन सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे और इनकी समरी बनाएंगे, और फिर हम इसमें से क्विज करेंगे, मैं आपको आज ही शेयर हो जाएंगे आपके साथ। चलें आगे चलें, जरूर नहीं, ठीक है, आपसे जब सवाल आएगा आपसे पूछा जाएगा कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हाट इज फ्रॉड, फ्रॉड क्या है। अब उसके लिए आपको सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं है, सेक्शन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। चले, मिसरिप्रेजेंटेशन, misrepresentation means and includes subsection 1 a positive assertion meaning claim, a positive claim in a manner not warranted by information of the person making it, if that which is not true though he believes it to be true,
तोड़ मरोड़ के आपने फैक्ट्स को पेश किया, मिस रिप्रेजेंट किया, गलत इंफॉर्मेशन को आगे डिसमिनेट करके और आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हो, गलत फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर किया गया हो, वो वाइड होगा। ठीक है। फिर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intent to deceive, gains an advantage of the person committing it or any one claiming under it by misleading another to his prejudice। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करके, ठीक है, किसी को मिसलीड करके कोई एक्ट करवाने की कोशिश करें, दैट विल आल्सो फॉल अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद causing however innocently a party to an agreement to make a mistake, किसी से मिस्टेक करवा के आपने एग्रीमेंट करवा लिया। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक और चीज है, उसके ऊपर हम ज्यादा फेल ज्यादा रहा है, तो फिर बर्दाश्त करना। चले, तो 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली, 4। एक, नंबर 1 क्या था? फ्रॉड, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएरिजन, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, अगर ये 5 होंगे, 5 में से कोई एक होगा तो विल आपकी फ्री नहीं कहलाएगी। आखिरी पे डिस्कस कर रहे हैं, किस पे? मिस्टेक। मिस्टेक के जो सेक्शन है वो सेक्शन 20, 21, 22 है। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक 2 किस्म की हो सकती है। एक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इन दोनों में देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपका वर्ड हो जाता है। तो सेक्शन मिस्टेक ऑफ लॉ, सेक्शन 20 ये कहता है कि एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक इज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कैसे? वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक इज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज सेट टू बी वाइड। एक शिपमेंट आ रही थी इंग्लैंड से, ठीक है, और बीच में तूफान आया, डूब गई, और जिस टाइम पे नेगोशिएशन हो रही थी आपकी पार्टी के साथ, दोनों पार्टी की जब आपस में नेगोशिएशन हो रही थी, प्राइस तय हो रही थी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी तय हो रहे थे, तो उनको पता नहीं था एसेंशियल क्या था, कौन सा फैक्ट एसेंशियल था टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ दैट शिपमेंट। और दोनों पार्टीज को नहीं पता कि शिपमेंट जो है वो डूब चुकी है। ठीक है, शिपमेंट जो है वो डूब चुकी है। तो अब जब मिस्टेक क्या है? फैक्ट की मिस्टेक है। इस किस्म की मिस्टेक के बेसिस के ऊपर अगर कोई वाइड जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मिस्टेक क्या? अब मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि शिपमेंट जो है वो डूब चुकी है। आगे चले, इलस्ट्रेशन इसकी देख लें। बल्कि ए अग्रीज टू सेल बी a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Karachi. It turns out that before the day of bargain, the ship conveying the cargo had been cast away, the goods lost. Neither of the party knew these facts. The contract is void. देखिए, नुकसान तो किसी का भी हो गया, लेकिन इस किस्म का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। दोनों को नहीं पता था, खत्म हो गई बात। तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉ कह रहा है
उसको देखें, कॉन्ट्रैक्ट को तो इन्फोर्स होगा, क्या होगा उससे, कैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, कंसीडरेशन एक को तो मिल गई, दूसरे को तो कंसीडरेशन मिलनी चाहिए ना, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है ना। ठीक है, लॉ इसको वर्ड एग्रीमेंट कहलाता, पता नहीं था, है ही नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंड करने के लिए एसेंशियल चीज क्या है, कार्गो है, शिपमेंट है, कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो किस चीज का एग्रीमेंट। ठीक है, A agrees to buy from B certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact. The agreement is void. हॉर्स परचेज करना था आपने, हॉर्स मर चुका था जब आप बार्गेन कर रहे थे, आपने कहा 5 लाख का है हॉर्स, और जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो जो बाइंग पार्टी होगी वो खुद भरेगी, टर्म्स क्या हो गए, और घोड़ा जो था वो बेचारा डेथ हो चुकी थी उसकी, और दोनों को नहीं पता था जब बार्गेन हो रही थी। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी, एग्रीमेंट शैल बी फाइल। चले, इसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन है, वो आप पढ़ लेंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ, सेक्शन 21, a contract is not voidable because it was caused by mistake is of any law in force in Pakistan, but a mistake as to law not force in Pakistan has the same effect as mistake. अब ऐसा हुआ कि किसी एक लॉ था वो पाकिस्तान में इन्फोर्स था, आपने कहा कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे लॉ नहीं पता था, और मैं गलती से जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू हो गया हूँ, अब क्या करें, मेहरबानी करके इसको जो है वो वाइड करार दिया जाए। तो जज साहब कहेंगे कि भाई नहीं होगा ऐसा, आपकी लॉ की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो सकता, इन्फोर्स करवाया जाएगा। ये इसकी एनालॉजी इस तरीके से ड्राइव होती है कि आपने क्या किया कि आपने रेड लाइट पे सिग्नल तोड़ दिया, लॉ ये है कि अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको फाइन लगेगी 5,000 की, फॉर एग्जांपल। आप इनोसेंट बन गए, सर मुझे नहीं पता था, लॉ नहीं जानता था मैं। ठीक है, तो लॉ के ना जानने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई क्राइम कमिट कर बैठे, किसी के घर में ट्रेस पास करें, किसी प्रॉपर्टी पे किसी की ट्रेस पास कर दें, इंट्रूड कर दें किसी के घर में, मेयर इसलिए कि मुझे लॉ का नहीं पता था, वो क्राइम कहलाएगा, सजा होगी आपको। यहां से ये एनोलॉजी ड्रॉ होती है कि लॉ के ना आने की वजह से, ना समझ की वजह से आप कहें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया हूं और अब इसको वाइड करा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ पे छूट नहीं है, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा। लेकिन एक कोई ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा लॉ है जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई एग्रीमेंट हो गया, तो क्यों, क्योंकि वो लॉ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर केसेस हैं, केस लॉ है, उस किस्म की गलती को, मिस्टेक को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये लॉ कहता है, ये कोर्ट डिसीजन है, आप पढ़ लेंगे। चलें आगे जरा, तो ऐसे ही चला जा भाई, कोई मसला नहीं, इंतजार कर रहा था कि घंटा खत्म हो तो मैं ब्रेक करूं। चलो सेक्शन 23 पे आ जाएं, जो कि ये बोलता है कि कंसीडरेशन जो आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट दी है, या उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना जरूरी है, कंसीडरेशन का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो सेक्शन 23 ये कहता है कि
what consideration in objects are lawful and what are not. The consideration or object of an agreement is lawful unless, कहता है कि जो भी कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल है अनलेस, कहानी यहां से शुरू होती है, अगर इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ ने स्पेसिफिकली मना नहीं किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव XYZ नहीं हो सकता या XYZ कंसिडरेशन अगेंस्ट एनी एग्रीमेंट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे कि एंटी नार्कोटिक्स लॉ ने कोई केमिकल फॉरबिड किया हुआ है कि वो एज प्राइस या कंसिडरेशन अगेंस्ट एनी एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो फॉरबिड हो गया। अब कुछ भी हो, अगर उस लॉ को वायलेट करके आप वो कंसिडरेशन देते हैं किसी एग्रीमेंट के अगेंस्ट, तो दैट एग्रीमेंट शैल स्टैंड वाइड, ठीक है, इनवैलिड बन जाएगा। is of such a nature that permitted it would defeat the provisions of any other law। अगर आपने ऑब्जेक्ट को या कंसिडरेशन को अलाउ कर दिया, ठीक है, तो that will go against another law, किसी और लॉ की प्रोविजंस को ओवरराइड करने का खदशा हो जाएगा, वायलेट करने का खदशा हो जाएगा। इस किस्म में भी वो किस्म की कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो जाएगा। फिर इन्वॉल्व द इम्प्लाइड इंजरी टू द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ऐसी कंसिडरेशन हो या ऐसा ऑब्जेक्टिव हो कि जो किसी और के राइट को वायोलेट कर रही हो, किसी और के राइट को वायलेट कर रही हो, उसको इंजर कर रही हो, उसके राइट को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा हो उस कंसिडरेशन से या उस ऑब्जेक्ट से, तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगा। और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट ने कह दिया कि ये इमोरल है, अगर कोर्ट ने कह दिया तो आप कुछ भी करने कुछ नहीं होगा, वो अनलॉफुल रहेगा, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट of an agreement is said to be unlawful, or every agreement which the object or consideration is unlawful is void। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, लॉ ने मना किया है उस किस्म की कंसिडरेशन को, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होगा वो void हो जाएगा। If such a nature is of such a nature that permitted would defeat the provisions of any other law or is fraudulent, ठीक है, अगर वो एक्ट करने से ऐसी कंसिडरेशन आपने दी जो कि डिफीट कर रहा है, ठीक है, किसी और लॉ की प्रोविजन को। मिसाल के तौर पे एक लॉ ने एक चीज मना की हुई है कि आप फॉर एग्जांपल एंटी नार्कोटिक्स वालों ने, एंटी नार्कोटिक्स लॉ ने मना किया है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजंस में, एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ देयर लॉ ये बात कही गई है कि आप XYZ केमिकल ट्रेड नहीं हो सकता, या इस किस्म के एक केमिकल का आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसके अंदर बिजनेस नहीं हो सकता, या कैन नॉट बी पेड फॉर कंसिडरेशन, लॉ की प्रोविजन आ गई। अब आपने वो एक कर लिया, क्या कर रहे हो आप नॉन कंप्लायंस में आ रहे हो किसी और लॉ में, ठीक, या फिर आप फ्रॉड कमिट कर रहे हो। फ्रॉड अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक, तो फ्रॉड भी, अगर फ्रॉड करके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन द ऑब्जेक्टिव शैल बी नोन एज व्हाट, अनलॉफुल, ठीक है। इसमें 15-20 कोई एग्जांपल्स दिए हैं लॉ ने, ठीक है। अब इन एक एक को मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप होमवर्क में ले जाएंगे और सारे
पढ़ के आएंगे, टाइम की कमी है हमारे पास, हमने सारी चीजें कंप्लीट करनी है आज, टॉपिक वाइंड अप करना है थोड़ा सा, आई गो क्विकली। चलें जी, उसके बाद आ जाते हैं कंसीडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसीडरेशन क्या है? विदाउट कंसीडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कंसीडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। कंसीडरेशन के बगैर एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 2 कंसीडरेशन को डिफाइन किस तरीके से करता है, जरा गौर से सुनिएगा इन बातों को। When at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, has done, कर चुका, पास्ट की बात हो रही है, has done or abstained from doing, और does or abstain from doing, अभी पास्ट या प्रेजेंट, यहां से बात क्या आ रही है, समझ में क्या आना चाहिए हमें कि कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में खुद कह रहा है लॉ, हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, और फिर क्या कह रहा है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अभी किया है या कुछ ना करने का वादा कर रहा है। फिर और प्रोमिसेस टू डू, आगे फ्यूचर में आने वाले वक्तों में, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, such act or abstinence is called consideration for the promising. ठीक है, किसी काम के एवज कुछ करें आप या कुछ करने से रुक जाएं, वो कंसीडरेशन है। वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। जैसे कि दो एलिमेंट्स हो गए, डूइंग समथिंग, आपने कहा कि 70,000 रुपए की 125 बाइक 2016 का मॉडल 50,000 चली हुई रेड कलर की सेल कर रहा हूं मैं, 70,000 रुपए की आप लेंगे, खरीदेंगे? भाई ने कहा हाँ खरीदेंगे। तो यानी कि डज समथिंग का एग्जांपल है कि अभी कर रहे हो कुछ करना, और फिर कहा कि यार तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में सूट ना करो, तुमसे पैसे लिए गए थे, टाइम पे रिटर्न नहीं किए गए, तुम कोर्ट में ना जाओ, मेरा करियर खराब हो जाएगा, ठीक है, मेरे ऊपर कोर्ट की चार्जेस लग जाएंगी। तो मैं, हो सकता है एम्प्लॉयर जब वो कैरेक्टर की वेरिफिकेशन करेगा तो मसले हो जाएंगे, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर मेरा रिकॉर्ड चेक हुआ तो मसले होंगे मेरे लिए, मेरी लाइफ रुइन हो जाएगी। तो आप केस ना करो, मैं आपको 10 दिन में पैसे वापस कर दूंगा। तो क्या कर रहे हो आप? सेकंड वाली, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि कोर्ट में सूट नहीं करूंगा तुम्हारे खिलाफ। ये बात कर दी होगी लेकिन टॉपिक नहीं थे, ये बात हो गई थी हमारी, ठीक है, दोबारा सुन लो बस थोड़ी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लें जी भाई, अभी तुम्हारा कम्युनिटी का चल रहा है, या आप वेट कर रहे हो, बात नहीं करो, नहीं तो वहां पे जाके बनेगा। जी, तो क्या चल रहा है अभी? पीटर एंड जॉन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीटर प्रॉमिसेस टू डिलीवर 15 कर्टेन्स टू जॉन इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने में 15 कर्टेन्स उनको देने। ऑल्सो जॉन प्रॉमिसेस टू पे कितना? 3,000। जॉन ने कहा कि तुम्हें 3,000 दूंगा, 3,000 के एवज में 15 कर्टेन्स जो है वो आप मुझे डिलीवर कर देंगे एक महीने में, ठीक। दिस इज कंसिडरेशन। जॉन प्रॉमिस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट जॉन प्रोमिसेस टू कितना? 3,000 किस टाइम पे? जब ये डिलीवर हो जाएंगे। तो जॉन के लिए 15 कर्टेन्स क्या है? 15 कर्टेन्स जो है वो कंसिडरेशन है, और पीटर के लिए
₹3000 कंसिडरेशन है, रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, ये कौन सा एग्जांपल था, डूइंग समथिंग वाला। इधर आ जाते हैं, abstain from doing something. Peter has taken a loan from his friend John. However, he has not repaid the loan yet. John promises not to file a suit against Peter if he promises to repay the loan within a week. अब क्या कर रहा है? John is abstaining from suing him, doing something. दूसरे एलिमेंट का एग्जांपल, अब जॉन के लिए कंसीडरेशन क्या, उसके पैसे, और पीटर के लिए कंसीडरेशन क्या, नॉट बीइंग सूड। ठीक है, नॉट बीइंग सूड। अच्छा, कंसीडरेशन के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो कि कंसीडरेशन को वैलिड बनाते हैं। नंबर 1, कंसीडरेशन इज द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जिस तरीके से जैसे प्रोमिसर कहेगा, प्रोमिसर कौन होता है, the one who proposes, proposal देने वाला प्रोमिसर होता है, और जो प्रोपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसरी कहलाता है। ठीक है, तो प्रोमिसर जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से आपने पहुंचाएंगे कंसीडरेशन। क्या, कंसीडरेशन कैन बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसरी और द थर्ड पार्टी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ or the desire of promisor. If an action is initiated at the desire of the third party, the consideration is not valid. किसी और के कहने पे वो जो 17,000 की भाई है, 17,000 कब देने, जब वो खुद कहेगा, खुद कहेगा। ये कंसिडरेशन हो 17,000 प्रोमिसर के भाव से कोई और पे कर सकता है। ठीक है, दैट इज अनदर सिनेरियो। उसके बाद given by the promisor or any other person, consideration does not need to be given by the promisor. कोई नहीं, अरन के भाई ने 17,000 दे दिए। सही है। उसके बाद हम ये पढ़ चुके, कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है और फ्यूचर हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन, आपने क्या किया था, आपने कहा नई नई जॉब लगी है तो घर की दीवारें थोड़ी सी फेड कर गई हैं, इनको कलर करवा देता हूं। ठीक है, आपने, आपके वालिद साहब जो है वो गए हुए थे कहीं बाहर और आपने घर को कलर करवा दिया, घर की थोड़ी सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा दी। तो आपके वालिद साहब 2 महीने के बाद वापस आए, उन्होंने देखा और वो खुश हुए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि तुमने ये अच्छा काम किया है, तुम ये जो मेंटेनेंस करवा चुके, ठीक है, मैं क्या करूंगा, तुम्हें कंपनसेट करूंगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, 15,000 रुपए दूंगा। ठीक है, उनके वालिद साहब के लिए कंसिडरेशन क्या बनी, मेंटेनेंस थी लेकिन पास्ट वाली थी, तो दैट वे कंसिडरेशन कैन बी इन पेड इन पास्ट, डन इन पास्ट। उसके बाद ए पर्सन प्रॉमिसेस टू पे हिज नेबर। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में आपने देखा कि वो छुट्टी पे गए हुए हैं आपके पड़ोसी, और कोई अननोन बंदे इंट्रूड कर गए उसके घर में। आपने क्या किया, 15 पे कॉल की और आप वहां पे खड़े रहे जब तक पुलिस आ नहीं जाती, उनको पकड़ नहीं रहती। तो आपका पड़ोसी खुश होके आपको उस अमल के लिए कुछ इनाम देना चाह रहा है, प्रॉमिस करता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। और एक कंपनी किसी कंसल्टेंट को पास्ट सर्विसेज के एवज प्रॉमिस करती है कुछ पैसे देने की, दैट्स आल्सो कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन, अभी, नाउ, वो अलग से रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयमेंट का एक रिलेशनशिप डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए फ्यूचर कंसिडरेशन। आपने प्रॉमिस किया कि आप अभी मेरे लिए कुछ करो, मैं आपको 15 दिन के बाद पैसे दूंगा। ठीक, और कंसिडरेशन का कुछ वैल्यू होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। हो सकती है 10 दिन के बाद।
ठीक है, बाकी इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ेंगे खुद, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी यू विल डू इट योरसेल्फ। चलें जी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप और कंसिडरेशन, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी चलते हैं जरा नॉट डिक्लेयर्ड एड वाइड। अब ये जो चीजें हैं ये कवर्ड हैं कहां से कहां तक? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 24 से लेकर 29 तक ये वो एग्रीमेंट्स कवर्ड हैं जो कि लॉ ने खुद ही करा दे दिए हैं। अगर इनमें से किसी एग्रीमेंट में आप जाओगे तो वो वॉइड ही होगा, इन्फोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा वाला? सेक्शन 424, एग्रीमेंट एग्रीमेंट वाइड इफ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज, आपने सेक्शन 23 को वायलेट कर दिया। ठीक है, इस किस्म का कंसीडरेशन आपने दे दिया या ऑब्जेक्ट रखा आपने एग्रीमेंट का जो कि सेक्शन 23 में बना है। सेक्शन 23 क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और बताता है कौन सा लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन है। ठीक है, सेक्शन 25 अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एग्रीमेंट ऐसा है जो कि आपने विदाउट कंसीडरेशन किया है। ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, एक्सेप्शंस हैं जो कि विदाउट कंसीडरेशन हो सकते हैं, लेकिन लॉ ये रिक्वायर करता है कि इस किस्म के एग्रीमेंट्स को इन राइटिंग होना जरूरी है जो कि विदाउट कंसीडरेशन है। ठीक, ये इसी 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 सेक्शन में गिवन है जो कि आप होमवर्क में ले जाएंगे, अभी आपको बताऊंगा। सेक्शन 26 अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन मीन किसी को रोकना कोई चीज करने से। आपने कहा कि आप 2 लाख रुपए दूंगा, किसी के साथ शादी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके सब का एग्रीमेंट वॉइड है। या एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, आपने कहा ये जो मौलवी साहब चिप्स बेचते हैं वो वहां पे कोने पे पार्किंग के साथ बहुत पैसा छाप रहे हैं, इनको यहाँ से भगा के कंपटीशन को एलिमिनेट करके मैं अपना ठेला लगाता हूँ। आपने उसको कहा कि 5 लाख रुपए दूंगा और आप यहां से ये बिजनेस अपना खत्म कर दो, तो लॉ मना करता है। ये क्या है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, बिजनेस को बंद नहीं करवा सकते। इस किस्म का एग्रीमेंट वायर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, इस किस्म के एग्रीमेंट्स को लॉ ने खुद वॉइड करार दिया है। कहां पे? सेक्शन 27 में। और रेस्ट्रेंट फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, कौन सा सेक्शन है? ठीक है, कि आपने किसी को ये कह दिया कि एग्रीमेंट करते हैं कि आप मेरे अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे, यानी कि आप अपने राइट को सरेंडर कर रहे हो। ठीक, इस किस्म का एग्रीमेंट भी वॉइड है, लॉ ने करार दिया है। इनकी डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी हैं और ये एक एक सेक्शन हमारा आधी आधी क्लास का आ जाएगा, क्योंकि फिर आप इसको जरा होमवर्क में ले जाएंगे, असाइनमेंट पे ले जाएंगे और क्विज भी हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। फिर एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, लीगल प्रोसीडिंग। आप मोबाइल को छोड़ देना थोड़ी देर, अभी भी लगे हुए मोबाइल में। हाँ, लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया और कहा कि आप अपनी जो लीगल राइट है उसको सरेंडर कर दो, लीगल प्रोसीडिंग्स ना करो मेरे अगेंस्ट किसी भी चीज में। ठीक है, रेस्ट्रेन कर दो उसको। तो इस किस्म का लीगल जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड कहलाएगा। अब इसकी डिटेल जो होंगी वो आप ले जाएंगे कहाँ पे? होमवर्क में, और पढ़ के आएंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। फिर एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी,
इसको मैं अभी यहाँ पे स्किप करता हूँ, आगे चल के हम सेक्शन ये पढ़ते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द एसेंशियल्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यानी कि बेट। आपने क्या कहा, थॉमस शेल्बी के पास चले गए आप, थॉमस शेल्बी के पास चले गए कि आप बेट लगाएं, मेरी कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ कि भाई अगर फला किसी कैसीनो में अगर आप जीते, फला बंदा जीतेगा तो मुझे आप इतने पैसे दोगे। तो लॉ मना करता है इस किस्म की बेटिंग के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाय ये इसलिए है कि वो एग्रीमेंट की नेचर जो है वो अनसर्टेन, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। कंटीजेंट इवेंट के उसके अंदर आता है। कंटीजेंट इवेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप कर सकते हो, लॉ अलाउ करता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, कंटीजेंट एग्रीमेंट्स है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। जब आप बीमार हो तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, खुदा खास्ता किसी की कार का एक्सीडेंट हो तो क्लेम मिलेगा। क्या है ये? दैट विल डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, कंटीजेंट नेचर के हैं। ठीक है, चले जी। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्टेनिटी के एग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेन ना हो। क्या सेक्शन 29 ये कहता है, ए अग्रीज, सॉरी, agreement void for uncertainty, agreements the meaning of which is not certain or capable of being certain are void। कैसे? जरा इलस्ट्रेशन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। आपको कहा कि मैं आपको, जैसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, मेरे पास 4 बाइक्स हैं, एक बाइक तो मैं सेल करूंगा। कौन सी वाली? कौन सी वाली? कौन सी वाली? नहीं पता, अनसर्टेन है, नहीं पता मुझे कि कौन सी बाइक आप सेल करेंगे मुझे। अब इसको सर्टेन किस तरीके से बना सकता हूं मैं? थोड़ी देर पहले बात की थी, होंडा 125 2016 मॉडल, रेड कलर, 50,000 चली हुई। ठीक है, 50,000 चली हुई। नंबर उसका ABC 123, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। फर्दर इसको स्पेसिफाई करूं, इंजन नंबर XYZ, चेसिस नंबर 45678, पैटर्न बन गई। पैटर्न बन गई ना, स्पेसिफाई कर दिया उसको आपने। तुम हंसने से ज्यादा जरा सुनने में ध्यान दोगे तो समझ में ज्यादा आएगा मेरे बच्चे। इधर है भाई, इधर है। किसकी यादों में घूमे भाई? वापस आ जा भाई, खैर है। चलो, उसके बाद ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। ठीक है, आप स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसको सर्टेन बनाने के लिए उसकी डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। पहले वाले मैसेज में एग्जांपल में क्या किया है कि 100 टन ऑफ ऑयल सेल करूंगा। कौन सा ऑयल? डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, कौन सी कंपनी का है, क्या उसकी कंटेंट्स हैं जी। गलत नहीं है, मैंने कहा लॉ मना करता है। हाँ, कुछ बेटिंग अलाउड अलाउड भी हैं। ठीक है, अब वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे, वो होमवर्क में ले जा रहे हैं आप। एक्सेप्शंस हैं, ऐसी बेट्स जिसमें मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स मैन के ऊपर लगा रहे हैं आप, जैसे हॉर्स रेस है, वो अलाउड है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ऑप्शन बेट थोड़ी है, ऑप्शन इज डिफरेंट, ऑप्शन का अपना लॉ है, कैसे होगी। ठीक है, सही है। तो सर्टेन, सर्टेन होना जरूरी है उसका।
आगे चलते हैं जरा, आ गई बात समझ में ये कि सर्टेनिटी क्या है? स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड हो, डिस्क्रिप्शन गिवन हो, ठीक है। चलें जरा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप उस एग्रीमेंट को परफॉर्म कर सको। आपको किसी ने कहा कि यहां पे बैठे बैठे जादू करो और सर जीएम की क्लास में बिठा, खुद को बिठा के दिखाओ, वहां पे अटेंडेंस लगवा लो अपनी, वहां पे चले जाओ जादू से। अगर ऐसा कर लिया तुमने तो तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म इस किस्म का एग्रीमेंट? नो, नहीं हो सकता। जादू कैसे होगा? ठीक है। आपको किसी ने कहा कि तुम अभी यहां से जादू करके और कोई सोने का खजाना निकाल लो, ठीक है, मुल्क का कर्जा उतार लो, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, रियलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट डू नॉट डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट होगा, किसी एक्ट के ऊपर एग्रीमेंट किया जो इन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल टू डू, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्या है? वाइड। ठीक है, इसकी डिटेल्स होंगी वो आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आखिरी, लीगल फॉर्मेलिटीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि नथिंग हेरेन कंटेंट शैल अफेक्ट any law in force in Pakistan and not hereby expressly repealed, by which the contract is required be made in writing. Number 2, presence of witnesses और रजिस्ट्रेशन। अगर लॉ ने रिक्वायर किया है, जिस लॉ के अंडर आप उस इस नेचर का एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस है, अगर लॉ रिक्वायर करता है कि वो एग्रीमेंट राइटिंग में हो, फिटनेस की मौजूदगी में हो और उसको रजिस्टर होना चाहिए, और आपने उसको वायलेट करके इस पूरी जो रिक्वायरमेंट थी, लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी नहीं की, ना आपने उसको राइटिंग में लाए, ना उसको आप विटनेस के प्रेजेंस में आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू हुए, और क्या आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, लॉ ने रिक्वायर किया था, उसकी वजह से भी ये फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी ना करने की वजह से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा, वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी जरा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, consideration, free consent, lawful object not declared as void, certainty or possibility of performance, and lastly legal formalities। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक जाएगा कौन सा वाला? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हुआ, अभी आपके पास नोट्स जो बनाए उसको जरा रिवाइज करें अभी बैठे बैठे हैं, बताता हूं।